गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ज्ञान की अवधारणा। कल हम लोग ने ज्ञान मीमांसा को समझा था कि ज्ञान मीमांसा क्या है। उसके अर्थ परिभाषा के आधार पर हमने जानने का प्रयास किया था कि ज्ञान मीमांसा क्या है। अर्थ के अंतर्गत हम लोगों ने इसका शाब्दिक अर्थ एपिस्टेमोलॉजी को देखा था, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमी यानी कि ज्ञान, ज्ञान का, और लॉजी का मतलब है विज्ञान। ज्ञान का विज्ञान ही ज्ञान मीमांसा है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो गहन या गंभीर चिंतन को मीमांसा कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। तो यहाँ अब समझने की बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि ज्ञान का विज्ञान ही ज्ञान मीमांसा है, तो ज्ञान है क्या, किसे कहा जाता है ज्ञान। तो हमें ज्ञान को समझना होगा, उसके बाद हम ज्ञान मीमांसा की प्रकृति और उस शिक्षा से संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ज्ञान की अवधारणा क्या है, क्योंकि ज्ञान का विज्ञान, जो ज्ञान मीमांसा जिसे हम ज्ञान का विज्ञान कहते हैं, तो फिर वह ज्ञान है क्या जिसका वह विज्ञान है। तो इस चीज़ को समझना है। तो इसको समझने के लिए हमें ज्ञान की अवधारणा को समझना होगा। तो ज्ञान क्या है, जब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में शिक्षा प्राप्त करना भी हम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं कि भाई ज्ञान अर्जित कर, किसी के द्वारा कोई बात समझाई गई तो हम कहते हैं कि भाई ज्ञान दिया गया या ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये चीज़ एक सामान्य बोलचाल में हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को या शिक्षा को ज्ञान मात्र, शिक्षा को जो है हम ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान की अवधारणा को समझते हैं तो शिक्षित करना या शिक्षा देना, ज्ञान देना मात्र, जो शिक्षा है वो केवल ज्ञान नहीं होती। शिक्षा जो है वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकती है जब तक कि बालक उसे अर्जित ना कर ले, यानी कि अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग, व्यवहारिकता उसके लिए उसमें ना आ जाए, तब तक वह ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान है क्या, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज्ञान में सबसे पहली बात जो आती वह है ज्ञान सत्य है, सत्य ज्ञान से अलग नहीं है, स्वयं प्रकट होता है। ठीक है ना। या हम क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सत्य से अलग नहीं है, यह स्वयं प्रकट होता है। यानी कि ज्ञान की जो बात आती है उसमें स्पष्ट है कि अगर हम ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जब तक सत्य नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तब तक वह ज्ञान नहीं है। और यहाँ ज्ञान की अवधारणा के अनुसार अगर हम समझते हैं तो क्या कहा गया कि ज्ञान सत्य से अलग नहीं है। यानी कि बात वही है कि ज्ञान सत्य है, वो जो सत्य ज्ञान है वो स्वयं प्रकट होता है, उसको स्वयं उपजता है, कहीं से वह आता नहीं है। यानी कि ज्ञान की प्रथम अवधारणा के अनुसार ये समझा जाता है कि ज्ञान जो है वो स्वयं प्रकट होता है, मनुष्य के मन में स्वयं उपजता है, स्वयं उत्पन्न होता है, वो कहीं से आता नहीं है, खुद से। यानी कि ज्ञान क्या है, समस्याओं का समाधान है। वही चीज़ है कि जब तक हमारे समस्याओं का सामना हम नहीं करेंगे, मतलब ज्ञान मीमांसा पे हमने देखा था कि ज्ञान मीमांसा समस्याओं का समाधान है। तो वही चीज़ है कि ज्ञान जब तक किसी समस्या से हमारा सामना नहीं होता है तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और जो सत्य है यानी कि जो प्रामाणिक है, वही चीज़ हमारे उपयोग में आती है। जो अनुपयोगी है, जो असत्य है, उसको एक बार निश्चित है कि हम उसके संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन दोबारा हम उसे उपयोग में नहीं देंगे, क्योंकि उससे किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, किसी तरह की किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अर्थात कि वह असत्य है, इससे वह ज्ञान नहीं है। इसीलिए ज्ञान
जो सत्य है, ज्ञान सत्य है, वो सत्य से अलग नहीं है। जब तक सत्य नहीं है तब तक वह ज्ञान नहीं, इसीलिए इसे सत्य से अलग नहीं माना गया है। और यह स्वयं प्रकट होता है, जो जैसे हमारे ऋषि मुनियों के मन में, जैसे आयुर्वेद का ज्ञान था वो स्वतः प्रकट हुआ, नक्षत्रों का ज्ञान था वो स्वतः प्रकट हुआ, और उसी के आधार पर वो धीरे धीरे ज्ञान का रूप उसने धारण किया, या लोगों के समझने के उपयोग में आने लगा, या लोगों के उपयोग में आने लगा। हालांकि अगर हम इस अवधारणा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो शिक्षा के महत्व को ये समाप्त नहीं करता, लेकिन कमज़ोर अवश्य कर देता है। क्यों कि शिक्षा जब हम बालक को देते हैं, इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा जो है वो ज्ञान स्वयं उत्पन्न दिया नहीं जा सकता। तो शिक्षा तो हम देते हैं बालक को, उस आधार पर इसकी जो अस्तित्व है इसकी उसको कमज़ोर अवश्य करता है, इसके प्रभाव को समाप्त नहीं करता। ठीक है ना। हालांकि सत्य से ये अलग नहीं है। दूसरी बात है ज्ञान सूक्ष्म और स्थूल। ज्ञान सूक्ष्म है और स्थूल भी है। स्थूल भी, ठीक है ना। यानी कि ज्ञान जो है वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। सूक्ष्म कब है? जब वो हमारे मन में है, यानी कि बालक, शिक्षक, छात्र, अन्य लोगों के जब मन में है तब वह सूक्ष्म अवस्था में है, क्योंकि वो हमारे पास है। और जब पुस्तकों में अंकित कर दिया गया, लिखा गया, छापा गया, तब वह स्थूल अवस्था में है, क्योंकि स्थूल वस्तु यानी कि उसको साक्षात मतलब उसके माध्यम से हमारे सामने होती, तो वो ज्ञान कहाँ में होगा? पुस्तकों के माध्यम से प्रत्यक्ष हमारे सामने होगा, दिखाई देगा, तभी वह उपयोग का है। तो कहने का मतलब ज्ञान सूक्ष्म है, जब मनुष्य के मन में है तब सूक्ष्म है, और जब किस पुस्तकों में लिखा गया है तब वह जो है स्थूल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अगली है ज्ञान सक्रिय है व निष्क्रिय। ठीक है। ज्ञान कहाँ सक्रिय और कहाँ निष्क्रिय है? ठीक है ना। तो ज्ञान जब जो चीज हमने सीखी है, समझी है, जब उसका हम उपयोग में लेकर आते हैं तब वह सक्रिय है, और जब हम इसको उपयोग में नहीं लेकर आते हैं तब वह निष्क्रिय, यानी कि निरंतर रूप से जो उपयोग में आता है वह सक्रिय है, और जब उपयोग में नहीं आता है तब वह निष्क्रिय अवस्था में हमारे बीच में उपस्थित होता है। अर्थात ज्ञान सक्रिय रूप में भी है और निष्क्रिय रूप में भी। सक्रिय रूप में तब जब उपयोग में आता है, और निष्क्रिय रूप में कब? जब उपयोग में नहीं आ रहा है और अनुपयोगी पड़ा है, तब वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। उसके बाद है प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष व परोक्ष। ठीक है। ज्ञान प्रत्यक्ष अवस्था में भी है और परोक्ष अवस्था में भी। प्रत्यक्ष कब? जब व्यक्ति स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित करता है, वह प्रत्यक्ष अवस्था में है। और परोक्ष कब? जब दूसरों के कहने, सुनने या दूसरों के द्वारा कही बात को सुनता है, अर्जित करता है, वह परोक्ष अवस्था में। अर्थात कि स्वयं के द्वारा, स्वयं की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और दूसरों के द्वारा के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है। अर्थात ज्ञान दोनों अवस्था में उपस्थित है, प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष। अगला है ज्ञान परिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील। ज्ञान परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील।
यानी कि ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील। ज्ञान दोनों ही अवस्था में उपस्थित, परिवर्तनशील अवस्था में भी है और अपरिवर्तनशील अवस्था में भी है। परिवर्तनशील जो कि निरंतर रूप से उसमें परिवर्तन आता रहता है। अब परिवर्तन कैसे, परिवर्तन भी दो तरह से होते हैं। कैसे, एक तो इतना धीमी गति से परिवर्तन होता है कि वह कब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया उसका हमें पता ही नहीं चलता है। जब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इस चीज़ में परिवर्तन आ चुका है। अर्थात कोई प्रक्रिया ऐसी होती है जो धीरे धीरे समाज के, जैसे कुछ मूल्य होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर समाज के बीच में अपना स्वरूप बदलती है और मनुष्य को तब पता चलता है जब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। और एक जो परिवर्तन है वो तत्काल होता है, यानी कि जैसे परिवर्तन हुआ तुरंत पता चलता है कि हाँ ये परिवर्तन हुआ है। यानी कि एक धीमी गति से होता है और तीव्र गति से होता है, लेकिन परिवर्तन होता है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक ही अवस्था में रहेगा तो वह अनुपयोगी बन सकता है, इसीलिए वह परिवर्तनशील है। लेकिन दूसरे ही तरफ ज्ञान अपरिवर्तनशील भी है। क्यों अपरिवर्तनशील कैसे है? क्योंकि अपरिवर्तनशील के अंतर्गत जो नियम, जो सिद्धांत शाश्वत सत्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति विद्यमान है, गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान है, ये अपरिवर्तनशील विज्ञान है क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत सत्य है। यानी कि इस सत्य से को परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। यह एक शाश्वत सत्य है और इस सत्य से कोई झूठा नहीं सकता, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कई नियम हैं, हमारे गणित के कई नियम हैं, कई जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनके, जो जैसे अब चंद्रमा है तो चंद्रमा एक पहले कोई देवीय शक्ति माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह के जो कुछ नियम, सिद्धांत या व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वह ज्ञान अपरिवर्तनशील ज्ञान कहलाता है। अर्थात ज्ञान परिवर्तन और अपरिवर्तित दोनों अवस्था में पाया जाता है। ज्ञान सीखने की प्रक्रिया है। ज्ञान अनुभूति मात्र है। ज्ञान अनुभूति मात्र है। अब बात आती है कि क्या ज्ञान अनुभूति मात्र है? तो इसकी समर्थन में बात ये कही जाएगी कि हाँ, प्रारंभ में यह अनुभूति होती है, फिर धीरे धीरे उसके बारे में अनुभव प्राप्त होता चला जाता है और इसके वास्तविक मूल्य, तथ्य, सिद्धांत, प्रमाणों को हम समझ पाते हैं। जैसे बालक प्रथम अवस्था में बॉल उसके हाथ में, प्रारंभिक अवस्था में, शैशव अवस्था में जब बॉल उसके हाथ में आती है तो वह गेंद बॉल को समझता है, गोलाकृति की वस्तु है, सिर्फ इस चीज़ से उसका परिचय होता है। बॉल की तरह ही गोल दिखने वाली सभी वस्तुओं को वो एक ही दृष्टिकोण से देखता है। धीरे धीरे उससे संबंधित उसके रंग, उसके आकार, उसके प्रकार, उसकी उपयोगिता आदि के बारे में धीरे धीरे जानकारी होती है और वह समझ पाता है कि सभी दिखने वाली, गोल दिखने वाली सभी वस्तुएं गेंद नहीं होती हैं या बॉल नहीं होती है। अर्थात वह उनमें अंतर धीरे धीरे करना सीखता है। अर्थात कि जब तक अनुभव नहीं होगा, उसे किसी चीज़ की ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, तब तक वो उसके बारे में और अधिक रुचि या जिज्ञासा नहीं प्रदर्शित करेगा और उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेगा। अर्थात ज्ञान जो है वह अनुभूति मात्र है, अनुभूति से ही उसकी उत्पत्ति होती है। आशा करती हूँ कि मैं आज ज्ञान की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। कल हम ज्ञान की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए हम जो कि प्रश्न बहुत प्रभावी प्रश्न नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम आज इसका क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें,
घर में रहें, बहुत अधिक आवश्यकता हो तो घर से निकलें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।